मस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, वाह, बहुत अच्छे समझ में आया मेरे को। एक आध जन को, एक कितने लोगों को गुड्स का डेफिनेशन याद है? हाथ रेस करो, मैं उसमें से पूछूंगा। बच्चों, ये लोगों को याद नहीं है? पेनल्टी बताया ना कितना है? कितना है पेनल्टी? कितने लोगों को याद नहीं है और क्यों याद नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को याद है? ठीक है, ये छोड़ के बाकी सब खड़े रहो इमीडिएटली, अर्जेंटली। और जो खड़ा नहीं है उसको मैं पूछ लूंगा, फिर क्लास के बाहर ही निकाल दूंगा अगर खड़े नहीं रह रहे तो। क्लास में बच्चे बढ़ाने नहीं है मेरे को, कोई अर्जेंसी नहीं है। तेरे को याद नहीं है ना? मैं हाथ क्यों नहीं रेज किया था पीछे पीछे? हाँ, याद है दोनों को? बोलो। ये डेफिनेशन है, इधर रेस। जितने लोगों को याद नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं खड़े हो जाओ। गुस्सा गुस्सा आ गया, मैं सच्ची मार दौड़ दूंगा, खून खराबा हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना। पीछे साइड वाला याद है बेटा? बोलो डेफिनेशन। और ओके फाइन, पीछे जरा देखो लू मैं, इतने ईमानदार है खुद से तो। नहीं पढ़ा चलता मेरे को, लेकिन जितना पढ़ा उतना याद चाहिए। हाँ, ब्लू शर्ट बोलो, बुक बंद। इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। ठीक है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड करेंसी इंक्लूड्स कि नहीं इंक्लूड्स? नहीं नहीं, गुड्स में करेंसी और एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होता है। नहीं कि हाँ? तुम्हें पूछा मैंने? रेस रेस रेस, जिसने प्रॉम्प्ट किया वो तो पहले गया। हाँ, बोलो, याद किया? नहीं ना? चलो बैग लो, बाहर जाओ, खड़े रहना चाहिए था। ऐसे लिखोगे एग्जाम में? फिर बोलो इंस्टीट्यूट फेल करती है। फेल करना बनता है। हाँ, पीछे सेंटर वाला। चलो तुम दोनों निकलो बाहर। कोई बच्चे बढ़ाने की कोई फुर्सत नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इधर सबको याद है लड़कियों में? बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो चलो दोनों रेस निकलो। पहले बोलना चाहिए ना, जब मैंने खड़े रहने के लिए बोला खड़े क्यों नहीं रहे? थोड़ा गड़बड़ है तो ये खुद को पता है नहीं पता है? घर पे आके पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद किया था? येलो टी शर्ट घर पे आके याद किया था? ऐसे याद किया? इसे याद करना कहते हो तुम? इतना तो मैं कल जितना पढ़ा उसके भरोसे पे भी याद रहता है। दोनों रेस खड़े रहो। पहली बात याद रखना, मेरे क्लास में वही बैठेंगे जो खुद से ईमानदार है। जो खुद से बेवफा है उनसे मैं ईमानदार नहीं हूं। जब मैंने बोला खड़े रहो मतलब खड़े रहो,
ठीक है, मस्ती मजाक सब अब अपने जगह पे, पढ़ाई अपने जगह पे, दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना सीखो। मस्ती करने से मैंने तुमको कभी नहीं रोका, लेकिन पढ़ाई तुमने खुद ने करनी चाहिए। ठीक है, 3 बार कल जो पढ़ाया मेरे को सब लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कल से क्लास मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। यहाँ खाली डेस्क बेंच रहा, उसको भी पढ़ा सकता हूँ मैं। तुमको लग रहा है दर्शन सर को स्टूडेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना कमा लिया है कि मैं बैठ के खाऊं तो ये मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं सीपीटी पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ मेरे पैशन से। ठीक है, करण सर को पूछ लेना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और कल मैंने बोला मैं रास्ता हूँ, मैं हूँ यहाँ, मेरे ऊपर चलना सीखो। मैं टॉर्च हूँ, मेरे को यूज़ करना सीखो। तुम अगर नहीं सीखना चाहते तो क्लास में आओ ही मत। ऐसी क्लास करके वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी क्लास करके कोई फायदा है? बोलो, ऐसे पढ़ोगे? कितने लोगों का अटेम्प्ट लग गया इसके पहले जो खड़े हो उसमें से? चलो हाथ रेस करो। इतने अगर शर्म आती है तो खड़ा नहीं रहना चाहिए था ना, पढ़ के आना चाहिए था। अटेम्प्ट भी लग गया, पढ़ भी नहीं रहे हो, क्या काम करते हो तुम दुनिया में ऐसा? कल अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ो तो मैं देवता हूं, नहीं तो राक्षस भी कम पड़ जाएगा, याद रखना। और ये तो फाउंडेशन है, गलती से मेरे पास फाइनल के लिए तो आई मत जाना, वो भी फेस टू फेस बैच में। 2-4 लोग चक्कर आके गिर जाते हैं, 2-3 लोगों को मैं खुद हॉस्पिटल एडमिट करके आता हूं। पेरेंट्स मेरे को मिल के आते हैं फाइनल के बैच में कि दर्शन सर ऐसे मत किया करो। मैं बोला यही तरीका है, अपन सीए में आए हैं। कल बोला था मैंने, वार्निंग दिया था कि मैं 3 बार लिखने के लिए बोलूंगा, तुम सुनते नहीं हो। ठीक है, जितने लोग खड़े हैं, अगर तुमको कल से मेरे बैच में आना है, 3 बार भी नहीं 5 बार, मैंने कल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो जो सिखाया वो मेरे को लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो खुद आके चुपचाप यहां पे खड़े हो जाना। मेरे को हर रोज इतना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पढ़ के आए हो, खुद आओ, खड़े रहो पीछे के बेंच पे। बचे हुए जितने बैठे हुए हैं, जो पढ़ के आए हैं, उनको इज्जत दो, उनको सामने बैठने दो। सब तेल लेने गया, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर मैं पढ़ा के पास करवाने वाला हूं, मेरे को कोई सेंस नहीं है। उससे अच्छा मैं सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा एंड तक के, और सिर्फ उसी में मार्क्स लाएंगे। वैसे भी पूरा पढ़ा के क्या फायदा? तुम तो मार्क्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट जितने ही लाओगे। चलो मैं तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी इन कंपनीज एक्ट पढ़ा दिया, और तुमने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, वैसे भी मार्क्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ही आएंगे। तो अपन एक ही काम करते हैं ना, अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही अच्छे से पढ़ते हैं। जो पढ़ के आ रहे हैं उनको सेपरेटली मैं और पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। सिंपल एज दैट। मेरे क्लास में फालतूगिरी नहीं चलेगी। तुम इसको गुस्सा मानो या मेरा ईगो मानो या तुम्हारे बेनिफिट के लिए मेरा प्यार मानो, पर मेरे क्लास में फालतूगिरी नहीं चलेगी। इसके पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे मेरे को कोई लेन देन नहीं है, पर इस क्लास में तुम्हें बैठना है तो चुपचाप पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं आए तो 5 बार लिख के लाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली मेरे को कोई चेहरा खड़ा हुआ था दिखा तो मैं 10 बार लिखने के लिए बोलूंगा, उससे भी नहीं सुधरता, घर पे सीधा घर पे। मेहनत करनी है, कल ही बोला था। तुम नहीं करने वाले। क्या किया जितने लोग खड़े, कल क्या क्या काम किया तुमने? बताओ मेरे को एक बार जरा, क्या काम किया बेटा? मॉम डैड आए थे, उन्होंने बोला पढ़ाई मत कर। उन्होंने बोला पढ़ाई मत। कितने घंटे आए थे मॉम डैड? कल का पूरा रिवाइज करने के लिए मेरे को पढ़ाने के लिए 2 घंटे लगे। आपको रिवाइज करने के लिए कितने लगेंगे? 2 भी नहीं, 1.5 घंटा लगा कल का पढ़ाने के लिए। तो आपको रिवाइज करने के लिए तो 1 ही लगेगा। 1 घंटा भी नहीं निकाल पाए। और किसी का होमवर्क था कि करण सर ने कोई होमवर्क दिया था? क्या गुल खिलाया कल? फर्स्ट डे बैठो। हाँ, फर्स्ट डे ही है क्या? बैठो। लेकिन पता चल गया होगा तुमको ट्रेलर, तो पिक्चर इससे बेकार है। क्या ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था? और बिल्कुल ये मत समझना लड़की है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं और झापूंगा। ठीक है, ये बात को याद रखना। तुम्हें चाहिए ना इक्वालिटी ऑफ वुमन, इस क्लास में जरूर होगा। न्यू स्टूडेंट हो तो कल तो बैठे थे ना, न्यू पीजी में शिफ्ट हो गए हो,
1 घंटा। अच्छा, व्हाट्सएप यूज किया, इंस्टाग्राम, बोलो कितने देर? 20-25 मिनट मिनिमम। हाँ इधर। तो वो खड़े होने के लिए क्या था? खड़ा क्यों नहीं हुआ? भेज दो घर पे। तुम किसी को भी लेके आओ, मम्मी पापा को लेके आओ, पेरेंट्स को लेके आओ, प्रधानमंत्री को लेके आओ, नहीं पढ़ के आओगे इस क्लास में नहीं बैठ सकते। सिंपल एज दैट। बोली रो, ब्लू शर्ट, क्या खास बात की कल? सर कल टेडी डे था, गिफ्ट रैप करके दे दूं किसी को? पीछे, बहुत बढ़िया। बीकॉम के असाइनमेंट अगर तुम्हारी रीजन है ना, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो। बैठो। पहले करने देना नहीं होता। दोनों पहले तो खड़े भी नहीं रहे। ईमानदारी से बोलो, दोनों घर जाके पढ़े थे क्या? बुक खोली थी क्या? मम्मी कसम खा के, मेरी तो छोड़ दो, मम्मी कसम खा के। कैसे पढ़े थे? याद है, पर मैं साइड में खड़ा हो गया तो फट गई सर। इधर ऑरेंज शर्ट, हाँ बैठो। बहुत बढ़िया। जिनका नहीं है वो भी फर्स्ट डे मना रहे आज। पीछे नहीं, क्या जरूरत है ना पढ़ने की। बहुत बढ़िया, बैठो। पीछे दोनों। रिवाइज किया? कुछ याद नहीं रहता? लिख के देखा तो कैसे याद रहेगा? एग्जाम में क्या करते हैं अपन? ओरल टेस्ट है, लिखना है? बोलो जोर से। तो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए? सिंपल है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। नहीं याद रहता जिनको, कितने लोगों को याद नहीं रहता? हाथ रेस करो। कल से चुपचाप लिख के लाना। याद करना, लिख के लाना। कैसे याद नहीं रहता वो विल सी। अपन अपने को जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, वो अपने दिमाग में अपन ही फिट करते। ठीक है, ये चीज को याद रखना। ट्राई करो, कल से लिख के याद करना। सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप याद करना, दूसरा स्टेप लिखना, तीसरा स्टेप जो याद नहीं आया उसको चेक करना। 3 स्टेप करने हैं। ठीक है सर, पर उसके लिए समय लग जाएगा। तो डिसएडवांटेज किसका? याद नहीं रहता। मेरा है? किसका डिसएडवांटेज है? तुम्हारा है ना। तुमने आज तक नहीं किया तो करना तो पड़ेगा। एग्जाम में बोलोगे जाके आई कैन नॉट रिमेंबर द प्रोविजन, फुल स्टॉप, तो मार्क दे देगा ना पूरे। इधर बैठो। दोनों। फिर श्योर नहीं था? एग्जाम में ऐसे जाओगे, मैं रिवाइज सर पूरा किया है बट आई एम नॉट श्योर कि मैं पेपर लिख पाऊंगी या नहीं। आप पीछे भी थे ना? पीछे के क्लास में भी थे ना? पीछे तीनों का फर्स्ट डे। अच्छा, एक मेरे को समझ में नहीं आता, जितने लोग फर्स्ट डे करके बैठे हैं वो सब फास्ट ट्रैक वाले हैं ना? मतलब इसके पहले तुमने सेल ऑफ गुजरात पढ़ा हुआ है? सब खड़े रहो जितने फर्स्ट डे वाले, रेस और फास्ट ट्रैक वाले। तब अक्कल नहीं आई, अब तो कम से कम आनी चाहिए। सेल ऑफ गुजरात पढ़ा है ना इसके पहले? अगर तुम अब्सेंट हो तो किसकी जिम्मेदारी है ये? सर फर्स्ट डे भी खड़ा कर दिया, कल से तुम्हारे क्लास में आऊंगा ही नहीं। थैंक यू सो मच, कोई जरूरत नहीं है। पीछे फर्स्ट डे नहीं है? वाह सर, फर्स्ट डे नहीं है। दूसरा रीजन क्या है ना पढ़ने का? पीछे तीनों। हाँ
तीनों चारों अकाउंट्स का पढ़ रहा था, तो जय सर ने बोला है दर्शन सर का नहीं पढ़ना, बराबर है ना? मतलब मेरे सब्जेक्ट के साथ ही नाइंसाफी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट 60 मार्क का है, हाँ ना? अच्छा, कम्युनिकेशन का पढ़ा क्या फिर? वो भी नहीं पढ़ा होगा। अकाउंट्स फेवरेट है लगता बहुत। फाउंडेशन में पूरा अकाउंट्स में 90 मार्क मिल गए तो पास हो जाता है क्या फाउंडेशन? नहीं। देखो नहीं बोल रहे, सब पागल है। देखो जिनका भी फर्स्ट डे है ना, ये मेरे क्लास का सिचुएशन है। तुम्हें बुरा लगे, आई एम वेरी सॉरी, हाथ जोड़ के मैं अभी माफी मांगता हूं, पर अपना टारगेट एक है, तुमको पास करना। ये छोड़ के मेरी जिंदगी में दूसरा टारगेट फिलहाल है नहीं, ये बैच से रिलेटेड, ठीक है? तो तुम सीधे अल्फाजों में आज समझ जाओ कि तुमको कुछ भी करके पढ़ के आना है। कंसेप्ट बिल्टअप होगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो लिख पाएंगे, लिख पाएंगे तो केस स्टडी टैकल कर पाएंगे, वो तो चौथा लेवल है। तुम सादी डेफिनेशन नहीं बोल सकते, तुमको मैंने गुड्स के डेफिनेशन के ऊपर केस स्टडी दे दिया, कितना मजा आएगा ना? केस स्टडी बनाने के लिए कुछ नहीं लगता, बैठे बैठे 2 केस स्टडी बना के दे दूं मैं तुमको, ये है ऐसा है, लिखो। मैं अजीब सपने बुन रहा हूं जिंदगी के अंदर। मैं ये सपने बुन रहा हूं कि नहीं भाई इनका सब कंप्लीट होगा तो अपन केस स्टडी लेके डिस्कस करेंगे। क्या घंटा डिस्कस करेंगे? तीन बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सभी डेफिनेशन, चलो 5 बार तो कैसे, बहुत सारे लोगों की फर्स्ट डे है ना, तो रिलीफ। 3 बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सभी डेफिनेशन, जितने लोग खड़े हैं सबने कल लिख के लाने, अदरवाइज जयराम जी की मान लेना आपने इस कभी क्लास में आए ही नहीं। सिंपल, एक मौका हर एक को मिलना चाहिए, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। कल 3 बार लिख के लाओ, मौका कैश करो, क्लास में बैठो, ठीक है? और इसके बाद क्लास में 5 बच्चों के ऊपर अगर मेरे को खड़े दिखे तो 5 बार, 10 बच्चों के ऊपर खड़े दिखे तो जितने खड़े हैं 10 बार, ठीक है? तो अब ये पूरे क्लास की मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दूसरे को खड़े रहने नहीं देना, ठीक है? ये चीज को याद रखना। इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं इन चीजों के ऊपर वेस्ट करूं, ना ही तुम्हारे पास है। चलो मेरे पास तो होगा, तुम्हारा क्या? कितने दिन? 79। 79 डेज में फरवरी एंड तक क्लास चलेगी, तो तुम घर जाके मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ोगे। इक्वेशन ही बोल दो ना, कैसा अच्छा लगना चाहिए तुमको, है ना? जिनका फर्स्ट डे, वो फर्स्ट डे ही अगर समझ जाए तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर मी, ठीक है? तो इक्वेशन ही बोल दूं मैं आज। और जो भी लोग अपसेंट है ना, ये अपसेंट के मेरे को फालतू रीजन इसके बाद देना नहीं कभी किसी ने भी। आप अगर क्लास में अपसेंट हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्लास में क्या पढ़ा है उसको समझ के आना, ठीक है? लेट्स गो। सो भैया अभी हमारे पास बचे हैं 19 दिन टू बी ऑप्टिमिस्टिक, जिसके अंदर घर जाके मैक्सिमम हम 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है? तो कितना हो गया? 57 आवर्स। फिर बचे हुए 2 महीने मतलब 60 दिन। नहीं सर कम मत करो सर, मार्च में 31 दिन होते, ले 61 दिन, ठीक है? जिसके अंदर हम मैक्सिमम पूरा दम लगा दिए 10 घंटा पढ़ेंगे। 10? पागल हो गए हो सर, फास्ट ट्रैक बैच भी खत्म करनी है। था मैक्सिमम 10 घंटे बैठेंगे, जिसका इफेक्टिव स्टडी होगा 6 घंटे, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं ना अपन कितना घंटा बैठते और कितना घंटा सपने देखते। तो टोटल कितने हुए? 366। 7 6 13, 5 1 6 6 12, 3 1 4। तो
तुम्हारे पास आज के दिन से 423 घंटे है 4 सब्जेक्ट दिखाने के और 6 सब्जेक्ट निपटाने के। सॉरी 7, स्टैटिस्टिक्स भूल गया मैं, बराबर है ना। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, लॉ, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स इन बिजनेस, कमर्शियल नॉलेज। 7 है ना, और भी है क्या क्या? अरे ओ माय गॉड्स, मतलब 8 सब्जेक्ट निपटाने हैं। मतलब ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास आज के दिन से 50 घंटे है फर्स्ट रीडिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50 घंटे तुम्हारी स्टडी के लिए, मेरे नहीं, ठीक है। इसमें कोई बीमार नहीं होगा, किसी को सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा, किसी के घर पे कोई शादी नहीं होगी, किसी का कोई बर्थडे नहीं होगा, क्योंकि अपन तो पूरे दिन गिन रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई बर्थडे नहीं होगा, किसी का कोई रिलैक्स डे नहीं होगा, कोई मंडे से नहीं पढ़ेगा। होता है ना, मैं मंडे से पढ़ूंगा, कोई मंडे को शाम से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब इतने प्योरली अपने पास है। तो पर सब्जेक्ट भैया 50 घंटे, ठीक है। अभी अगर तुमको टेंशन नहीं आया हो तो रिजल्ट मैं लिख के दे देता हूं, लेकिन टेंशन आया हो तो थोड़ी सी होप है, ठीक है, फाइन। और जो फास्ट ट्रैक में आए हैं, जिनको एक अटेम्प्ट लग गया, प्लीज, मतलब मैं जिस वक्त सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था ना, मेरी औकात नहीं थी कि मैं मेरे मॉम डैड के भी नजर में नजर मिला के देखूं। खुद के घर पे पराया जैसा रहता था मैं, खाना भी खाता था तो बहुत लिमिटेड सोच के खाता था कि अपन उधार की जिंदगी जी रहे हैं। सच्ची, अगर इतना तुम्हारे अंदर आया नहीं है ना अभी तक, तो एटलीस्ट डू वन थिंग, पढ़ा करो। मेरे को तो पढ़ना पड़ा ही, अभी भी आंखें नहीं खुली, तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस तुमको दुनिया में और लगेगा क्या आंखें खोलने के लिए। फास्ट ट्रैक वाले बच्चे अगर खड़े हैं ना, इट्स टोटल डिसअपॉइंटमेंट। जो ठोकर खा के भी नहीं सुधर सकता, बताओ मैं कैसे सुधारूं। गुस्सा इतना होना चाहिए अंदर कि कल पढ़ाया और आज जो पढ़ाने वाला हूं वो भी थोड़ा सा रीड करके आना चाहिए। इतना गुस्सा चाहिए अंदर कि इस बार तो साला छोड़ूंगा ही नहीं मैं। जब इस तरीके से भिड़ोगे तो पास होने के चांसेस है। हमारे तो पढ़ने की वांदे है, दूसरे दिन का तो छोड़ ही दो। अभी फाउंडेशन इमेच्योर हो, समझ सकता हूं, बट इतने भी तो नहीं हो ना कि 12वीं के बच्चे ऐसा और 10वीं के बच्चे ऐसा बोलना पड़े, ठीक है। अब ये चीज को याद रखना, ये दिन वापस मेरे को दिखा तो क्लास में खड़ा रहना दूर, मैं क्लास के बाहर निकालने को भी कम नहीं करूंगा। फीस चाहिए पूरी लेके जाओ, 2000 रुपये मेरे से एडिशनल लेके जाओ, कोई इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं देगा तुमको कि फीस भी भरो, 20% रिटर्न इमीडिएटली, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ। 50 बच्चे ले लेके कितना ले लेंगे, 1 लाख रुपए, लेके जाओ, खुश रहो, ठीक है। पर मेरे बैच में मेरे को पढ़ाना जरूरी है और तुमको पढ़ना जरूरी है। ये तुम्हारे साथ किसी ने बदसलूकी आज तक नहीं की होगी, अगर तुम इसको बदसलूकी मानते हो तो मेरे लिए ये प्यार है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो लाइफ में खुश होगा तुम्हारे रिजल्ट से वो मैं हूं। पहले तुम्हारे पेरेंट्स है, बाकी जिंदगी में तीसरा कोई नहीं है जो इससे खुश होगा। ये बात को याद रखना। समझ में आया सबको? हाँ है ना, ठीक है। 5 बार कल, नहीं 3 बार बोला था ना मैंने, 3 बार कल, फाइन, ठीक है। जितना मैंने कल पढ़ा है मेरे को चाहिए। और अगर आप आपके दूसरे दोस्तों को रेफर कर रहे हो कि फास्ट ट्रैक में आके बैठना है, तो उनको बोल के आना कि पहले 2 दिन सेल ऑफ गुड जैक का जो पढ़ा है वो चुपचाप पढ़ के आना। वैसे भी बैच फुल हो रही है, बैच में जगह नहीं है, कहाँ बिठाऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ये मेरा ईगो नहीं है, आई एम वेरी सॉरी।
अगर तुमको बुरा लगे तो मैं पैर पड़ के माफ़ी मांगूंगा सबके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पास होने वाले नहीं हो तो क्यों ज़बरदस्ती पैसा और समय वेस्ट कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है। समझ में आया पक्का? आई होप नेक्स्ट टाइम मेरे को ये देखने ना मिले। तुम बाकी किसके साथ क्या करते हो मेरे को सच्ची नहीं पता, और मेरे को सच्ची कोई लेन देन नहीं, पर लॉ सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे तो मैं केस स्टडीज के ऊपर जा सकता हूं, तुम यही सारा नहीं पढ़ोगे, मैं काय की केस स्टडी में, मैं उधर पागल जैसे केस स्टडी की बुक बना रहा हूं तुम्हारे लिए कि बच्चे केस स्टडी सॉल्व करेंगे। कोई जरूरत नहीं है मेरे को बैठ के बुक बनाने की। शाम को शेड्यूल चलता है मेरा, 11:30 बजे यहां पे आता हूं, शाम को 6:30 बजे तक का लेक्चर है, उसके ऊपर घर जाके केस स्टडी बनाओ, घर वालों को समय ना दूं। कुछ अच्छा चाहिए तो थोड़ी तो आओ बैठो बैठो, मतलब बैठ ही जाओ, उनको कैसे दिखेगा, ठीक है। कल 3 बार सबने लिख के लाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर आप खड़े हो तो आप क्लास में खड़े रहोगे थ्रू आउट, ठीक है, और वो भी पीछे के डेस्क बेंचेस पे। और जो पढ़ के नहीं आया कल से, सुन लो ये बात, रिलैक्स मत हो, कल से जो पढ़ के नहीं आया वो खुद ही जाके पीछे चुपचाप खड़े रहना। अगर मेरे को ये करने की जरूरत पड़ी, सुन लो सब जन सुन लो, जो पढ़ के नहीं आया चुपचाप पीछे आके खड़े रहना, लास्ट बेंचेस ब्लैंक रखना सबने, जो सब पढ़ के आया सामने वाले बेंचेस पे अरेंज होना, कम से कम 5 तो ऐसे रहती जो पढ़ के नहीं आएंगे, तो लास्ट बेंचेस पे वो खड़े रहेंगे, ठीक है। और जो खड़े रहेंगे वो क्लास में खड़े रह सकते हैं, अगर तुम पढ़ के नहीं आए और मैंने तुमको पकड़ लिया तो क्लास की सीधा बाहर ही है, वो भी परमानेंटली, ठीक है। ये चीज को कंफर्म याद रखना मेरे तरफ से, यहां मेरा जी जलता है, तुम इसको खुद भी मानो, लेकिन ये क्लास बिना पकड़े बगैर नहीं हो सकती। समझ में आया सबको? हाँ है ना? सर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो करूं क्या, प्यार करूं तुमसे या चॉकलेट बांटू तुम्हारे लिए कि तुमने होमवर्क नहीं किया करके, ठीक है। पास होके दिखाओ, मैं पार्टी दूंगा तुमको, तुम छोड़ दो, फिर तब प्यार भी देख लेना, लेकिन अभी बहुत जरूरत है अपने को गुस्से की। समझ में आया सबको? नहीं आया तो सब खड़े रहोगे एक साथ। समझ में आया? इत्तू सा समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया? मीडियम समझ में आया क्या? तो जोर से बोलने के लिए क्या होता है तुम्हें, समझ में आया क्या? तो पहले आवाज क्यों नहीं निकली? डर गए तो पढ़ के आओ ना, जिंदगी में डर गए थे माइनर लोग। लेट्स गो आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। मैं रिवाइज करवाया था, लेकिन मेरे को कल 3 टाइम चाहिए, मंजे पाइजे मंजे। समझ में आया? जो भी फर्स्ट डे के लिए आए हैं तुमको मैं पहले ही सॉरी बोल दिया, जाते आते दरवाजे पे रुकना, मैं पैर पढ़ते हुए जाऊंगा सबके, लेकिन तुमको पढ़ के आना है, ये बात को याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। कल हमने गुड्स की डेफिनेशन देखी थी। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, शाबाश, includes stock, shares, growing crops, or things attached or forming the part of land which are agreed to be served before a contract or concept। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये डेफिनेशन देखने के बाद हम आगे बढ़े थे, हमने देखा था एग्जिस्टिंग गुड्स, तो गुड्स which are existing at the time of the future goods, goods which are not existing but will be created in the future, yes or no? नेक्स्ट वन स्पेसिफिक गुड्स, जो जेनेरिक से असर्टन करके बाहर निकाले हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, जो रेडी है डिलीवरी के लिए और आपने डिलीवरी नहीं ली तो डैमेजेस कौन बियर करेगा? बायर। क्लियर है? एक क्लास होने का, कल एक बच्चा मेरे को मारने आया था, सर बोला क्या हो गया, तो बोले सर अगर समझो हमारे टेलर मेड क्लोथ्स हमने बनाए, शेरवानी बनाई सर शादी के लिए, काय के लिए? बोले एक बार जोर से बोलो, काय के लिए? और टेलर ने फोन किया, सर आपकी शेरवानी रेडी है, प्लीज लेके जाओ, ठीक है। तुम गाड़ी लेके बम निकले, वाना वाओ वाओ वाना वाओ वाओ, है ना? तुम गाड़ी लेके बम निकले टेलर की तरफ जाते आते, तुम गाड़ी लेके रास्ते पे हो, टेलर के दुकान को आग लग गई, टेलर की दुकान को आग लगती है ना, तो लाइबिलिटी किसकी है?
सर दोनों 50-50। लाइबिलिटी बायर की है। गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में पुट कर दिए, वहां लाइबिलिटी बायर की बन गई। क्लियर है? वो तुम्हारी गलती है कि तुम वाना वाऊ कर रहे हो। तो उनको पता है उस दिन अगर गुड्स रहने वाले, सवेरे से जाके खड़े रह जाना। पर ये काफी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मतलब ऐसा लाखों में एक आधा केस होता होगा कि भाई तुम रास्ते में हो और दुकान को आग लग गई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वो तुम्हारी शेरवानी का एक्सपेंडिचर तुम्हारे ऊपर डालने के लिए खुद का क्या पूरा दुकान जला लेगा क्या? अगर बोलो ना हाँ है ना, हाँ दुकान जला लेगा, तो ना बोलो ना। तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? आइडिया क्लियर है पक्का? उसमें भी उसने मेरे को डबल दिया, सर बोलो, सर बोलो। सर मैं पहुंच गया वाना वाऊ वाऊ करते करते, वहां गाड़ी स्टैंड पे लगा दी और आंखों के सामने आग लग गई। फिर भी लाइबिलिटी किसकी है? बाय। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। आइडिया क्लियर है पक्का? बोलो सर नो? नेक्स्ट वन, डिलीवरी। अच्छा इधर एग्जांपल लिखा था क्या कल हमने? कोई लिखा था ना? चलो, डिलीवरी एंड फॉर्म्स ऑन द एंड द डेरिवेटिव्स। डिलीवरी मतलब व्हाट इज डिलीवरी? सर जब बच्चा होता है। सो व्हाट इज डिलीवरी? पोजीशन ट्रांसफर करना, कहना है डिलीवरी। यस और नो? सो डिलीवरी का एक बहुत सिंपल मीनिंग ये है भैया, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। लिख के रखो, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब, पोजीशन ये वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम पॉजिटिव। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना एक दूसरे को, तुम बड़े पॉजिटिव हो। अरे बोलो ना हाँ है ना? तो पॉजिटिव हो मतलब सिंपली इसका मतलब होता है तुम बहुत जल कुकड़े हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो पोजेशन का मतलब तुम किसी चीज को खुद के पोजेशन में रखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है? सो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज effect of putting the goods in a possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। इसको थोड़ा सा गौर से देखना। आप गुड्स का डिलीवरी देते हो तो ऐसा नहीं कि आप बायर के हाथ में ही पोजीशन देते हो। अगर बायर का एजेंट है तो वो भी डिलीवरी ले सकता है। समझो रतन टाटा ने, रतन ना मुकेश अंबानी ने, मुकेश अंबानी पता है ना, जो भगवान के पैर पड़ता है तो बोलता है भगवान कुछ चाहिए तो बताना। अरे बोलो ना हाँ है ना? मुकेश अंबानी ने नैनो कार परचेस की। कौन सी कार? नैनो। तो डिलीवरी लेने खुद जाएगा ना? क्या बात कर रहे हो? कार परचेस की है, अरे खुद जाएगा ना? क्या बात कर, तो उसके बेटे को भेजेगा नीता अंबानी। अरे उसको तो काम ही नहीं है ना, वो क्रिकेट देखते रहती है, सो जाएगी। नहीं बेटी, क्या बात कर रहे? फिर पिए पिए जाएगा, एजेंट जाएगा, एम्प्लॉय जाएगा। मतलब क्या गुड्स मुकेश अंबानी ने परचेस किए तो मुकेश अंबानी के हाथ में देना जरूरी है? तो उसके एजेंट को भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। नीचे डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं। एक्चुअल, कौन सा बोलो एक बार जो से? एक्चुअल। दूसरा सिंबॉलिक, तीसरा कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी, तुमने शोरूम में जाके कपड़े सिलेक्ट किए, मेरे को ये जीन्स बहुत पसंद आई, बहुत फटी हुई है, इतनी फटी हुई तो मिलती ही नहीं कहीं। ट्रेंड है ना फटी हुई जीन्स पहनने का आजकल। आजकल तो लोग ओरिजिनल जीन्स लेके उसके ऊपर ब्लेड मारते हैं, मैंने सुना। लड़कियों ने पक्का किया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, लड़कों ने नहीं किया होगा, लड़कों का इतना दिमाग चलता ही नहीं है। गलती से अलग जगह पे ब्लेड लग गया तो समझ में आ रहा है सबको? अरे मतलब बोल रहा हूं मैं तो पता नहीं चलेगा ना भाई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुमने फटी हुई जीन्स खरीदी और तुमको बैग दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। क्लियर है? वही कार लेने जाओ, तुमने कार लिया तो कार लेने के बाद वो क्या करते हैं? क्रेन से कार उठाते हैं और तुम्हारे ऊपर रख देते हैं। एक्चुअल डिलीवरी। अरे ऐसी तो डिलीवरी होती है कार। चाबी देते हैं, वो भी इतनी बड़ी वाली देते हैं, नहीं देते? लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। फिर वो नहीं क्या मैन ऑफ द मैच को देते हैं? कैसा लगेगा कोई क्रिकेटर मैन ऑफ द मैच बना, विराट कोहली,
लड़कियां गालियां देंगी मेरे को, क्रश होगा ना तुम्हारा, विराट नेशनल क्रश है विराट कोहली, पता है तुम्हें जिंदगी में, ठीक है। सो नहीं पता, नहीं लड़कों को नहीं पता होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं पता। सो विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बना, उसको कार देनी है जैगवार, ठीक है। कैसा लगेगा, विराट कोहली खड़ा है कार लेके, उसको एक्चुअल डिलीवरी दे दिया, अच्छा लगेगा? बोलो हाँ है ना। तो इन चीजों में हम कौन सा डिलीवरी देते हैं, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल तो सबको समझ में आता है कि गुड्स ओरिजिनली दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव, ये तकलीफ है, क्लियर है। तो अब जरा उसको पढ़ते हैं। इट इज एक्चुअल व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, सिंबॉलिक में व्हेन देयर इज अ डिलीवरी इन टोकन of a transfer of something else, that is delivery of the goods in the case of transit may be made by handling over the document of title to goods. RR सुना है, RR, LR, SB, रेलवे रिसिट, लॉरी रिसिट, शिपिंग बिल, नहीं सुना? क्या मजाक कर रहे हो? कुरियर रिसिट, कुरियर रिसिट तो सुना है, बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो, नाम बोलो। अक्षय, अक्षय को ना प्यार हो गया सोशल नेटवर्किंग वाला, जैस्मिन, तुम मेरे को पक्का, मेरे को लग रहा है तुम एग्जाम में भी जास्मिन ही लिख के आओगे। अक्षय को प्यार हो गया और लड़की थी कश्मीर से, कश्मीर की कली हूं मैं, है ना। सो लड़की थी कश्मीर से, कतई जहर खूबसूरत, ठीक है, कतई जहर खूबसूरत, नाम था जास्मिन, ठीक है। और अक्षय को उसको वैलेंटाइंस डे के पहले हर डे के लिए एक एक चीज भेजनी थी, चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, हग डे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अक्षय ने एक दिन चॉकलेट पैक किया, एक दिन रोज पैक किया, एक दिन टेडी पैक किया, एक दिन प्रपोजल के लिए ग्रीटिंग कार्ड पैक किया, हग डे के लिए नहीं सॉरी सो इन सब चीजों को अक्षय ने पैक किया और फिर इसको कुरियर किया। क्या किया? कुरियर, वो भी ब्लू डार्ट से, कैसे? ब्लू डार्ट। कुरियर वाले ने इसको एकदम रिसीट दे दी मस्त तरीके की और ये कुरियर निकल पड़ा। अब जैस्मिन को अक्षय ने फोन किया, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, प्लीज कलेक्ट कर लेना। जैस्मिन भी खुश हो गई, बोले थैंक यू। अक्षय ने बोला ठीक है ले लेना। जैस्मिन वहां पहुंच गई कुरियर के ऑफिस में, बोले मेरा पार्सल दो। तो बोले कौन सा पार्सल? तो बोले वो अक्षय ने भेजा, बोले पूना से। तो बोले कौन अक्षय, कौन पूना? तो बोले मेरे को नहीं मालूम, मेरा पार्सल है, मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजा, मेरे को दो। बोले मैडम पावती वावती? अब कोई पावती नहीं है, मेरा प्यार ही काफी है। तो एक बात बताओ, प्यार से चीजें चलेगी? पावती भेजनी पड़ेगी। सो कुरियर रिसीट। अब गुड्स जा रहे हैं, इसने कुरियर रिसीट व्हाट्सएप भी किया तो भी काम बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब गुड्स एक्चुअल डिलीवरी में जा रहे हैं अलग से, और तुमने यहां पे कुरियर रिसीट भेज दिया। कुरियर रिसीट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। एक ऐसा डिलीवरी है सिंबॉलिक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपने कुरियर रिसीट भेजा, रेलवे रिसीट भेजा, रेलवे में गुड्स डाले, रेलवे रिसीट, लॉरी में गुड्स डाले, लॉरी रिसीट, एयरवे बिल, शिपिंग बिल, ये सब सिंबॉलिक डिलीवरी के पार्ट्स है। कौन से डिलीवरी के पार्ट्स है? सिंबॉलिक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो इसको ना, अरे जोर से। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। When it is affected without any change in the custody or actual possession of the thing, कोई कस्टडी या एक्चुअल पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, कस्टडी और पोजीशन उसी पर्सन के पास है जिसके पास है।
of the thing as the case of delivery by atonement and acknowledgement. फॉर एग्जाम्पल तुम कार परचेस करने के लिए गए, ठीक है, तुमने परचेस की लिम्बोर्गिनी गैलार्डो, लिम्बोर्गिनी ही चलाई जाने लगे, गाना इमेजिन हुआ होगा ना। सो तुमने परचेस की लिम्बोर्गिनी, अब लिम्बोर्गिनी परचेस की, उसको ऑर्डर दे दिया, पैसे वैसे पूरे ऐसे खोके से फेंक फेंक के मारे उसको, उसने उठा के तुमको चाबी दे दी गाड़ी की, क्या दिया? चाबी। तुम बोले गाड़ी रहने दो, एक दो दिन बाद मेरा ड्राइवर आएगा, मेरे को नहीं चलाते आती, ड्राइवर लेके आ जाएगा ना। ऐसे केस में तुम सिर्फ चाबी लेके घर पे आ गए, ठीक है, और उसको देख के खुश हो रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज कौन सा डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवर नहीं है, बट सम कंस्ट्रक्शन इज देयर कि जिसको आप डिराइव कर सकते हो कि चाबी मिली है मतलब गाड़ी मेरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज समझ में आई? सो तीन टाइप की डिलीवरी, कौन कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में ये डिफरेंस है कि सिंबॉलिक डिलीवरी में पोजीशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर किसी और को हो चुका होता है। जैसे मैं तुमको रेलवे से गुड्स भेजूंगा तो मैंने पोजीशन रेलवे वालों को दे दिया है, तुमको मैं रेलवे रिसीट भेज रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो पोजीशन ऑफ गुड्स शुरू हो चुका होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जरूरी नहीं है कि पोजीशन शुरू हुआ हो, पोजीशन हो सकता है सेलर के पास ही हुआ होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। ना, तो ये चीज को याद रखना। अगला आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? दो चीजें होती है, एक का नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक का नाम होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब इसको जरा अच्छे तरीके से समझना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ निगोशिएबल थिंग। इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा, बट इट इज अ निगोशिएबल थिंग। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएबल बच्चों? बोलो बोलो बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएबल? निगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि भैया ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको दे दी तो आपकी हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? मैंने पेन उठा के आपको दे दिया, नॉर्मली दोस्तों में होता है ना, एक दोस्त दूसरे से बोलता है पेन देना, दूसरा दोस्त उसको पेन देता है, वो पेन कभी वापस ही नहीं आता। बोलो हाँ है ना? मतलब ट्रांसफर हो गया पूरा का पूरा टाइटल के साथ। फिर दूसरा दोस्त मांगे तो भी दे ना, मैंने तेरे को पेन दिया था वापस तो दे। भिखारी। बोलो सर ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि निगोशिएबल मतलब फुल्ली ट्रांसफरेबल, कि भैया पोजीशन दे दिया तो गुड्स चले जाने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। दूसरी बात बहुत अच्छे से ध्यान देना, जिसके पास इस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके पास इसका पोजीशन होगा, ही विल बी ओनर। ही विल बी क्या बोले बाजू से? ओनर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इधर अक्षय ने कुरियर किया, क्या क्या कुरियर किया था? चॉकलेट, रोज, टेडी, ग्रीटिंग कार्ड। अगर नहीं किया था रे चुपे। सो ये 4-5 चीजें उसने कुरियर की थी। और किसको कुरियर की थी? जैस्मिन को। लेकिन गलती से वो चीजें रोज के घर पे पहुंच गई। ये जो कुरियर रिसीट था ना, रोज करके लड़की थी, जैस्मिन के बाजू में रहती थी, उसके घर पे कुरियर रिसीट पहुंच गया। अब रोज के हाथ में आ गया। बोलो हाँ है ना? कुरियर रिसीट किसके हाथ में आ गया? रोज के। तो रोज कुरियर रिसीट लेके अगर कुरियर बॉय के पास चली गई, कुरियर कंपनी के पास, देखो रिसीट, गुड्स दो, कुरियर कंपनी को देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? बोलो हाँ है ना? यही तो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऐसा डॉक्यूमेंट जो खुद के साथ टाइटल लेके घूमता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में टाइटल उसका। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। या फिर ये कुरियर रिसीट अगर किसी लड़के को मिल गई, बोलो हाँ है ना? उसमें अक्षय का फोटो था, उसको पसंद आ गया और वो चला गया कुरियर रिसीव करने के लिए, क्या उसको ये सब चीजें दी जाएगी नहीं दी जाएगी? जोर से बोलो।
यही तो फायदा होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का। चलो इमेजिन करते हैं ये रिसीट जस्मिन को ही मिली, लेकिन जस्मिन भुलक्कड़ थी, गजनी, रिसीट मिली, गुम गई। रिसीट घूमते घूमते पहुंच गई किसी दादी के पास, ठीक है, उसको रिसीट मिली, जो पहुंच गई कुरियर बॉय के पास, भैया मेरा कुरियर आया है, रोज आया है, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यही तो फायदा होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का। जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका टाइटल। जोर से बोलो, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका टाइटल। मतलब आपका रेलवे रिसीट, आपका लॉरी रिसीट, अगर मैं यहां एक एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, एक तो आपका लॉरी रिसीट, आपका रेलवे रिसीट, आपका शिपिंग बिल, आपका एयरवे बिल, आपका कुरियर रिसीट, ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। ये सब क्या है बोले एक बार उसे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कौन ओनर है ये लिखा हुआ होता है। कौन ओनर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेस किए, माइक्रोसॉफ्ट पता है ना, बिलवा भैया की कंपनी, कल तुमने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेस किए, माइक्रोसॉफ्ट, कल तुमने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेस किए, इधर ऊपर मस्त लिखा था माइक्रोसॉफ्ट, नीचे लिखा था मिस्टर अक्षय इज होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, नीचे बिलवा भैया की साइन, बिल, ठीक है, कंपनी का ऑफिशियल सील। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अगर कंपनी का ऑफिशियल सील है, बिलवा भैया की साइन है, ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, तो यह शेयर सर्टिफिकेट माना जाता है। बोलो हाँ है ना? समझो अक्षय से गलती से यह शेयर सर्टिफिकेट गुम गया और किसी दूसरे के हाथ में लग गया, तो क्या शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे? क्या शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे? ये ब्यूटी होती है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल की। ऐसा डॉक्यूमेंट जो टाइटल शो करता है। क्लियर है? सो डॉक्यूमेंट विच गिव्स ओनरशिप, डॉक्यूमेंट विच गिव्स ओनरशिप टू ओनली a person whose name on document, on क्या बोले एक बार उसे? डॉक्यूमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इसका एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद में इनवॉइसेस, इनवॉइस होता है ना, कभी अगर आप सेलफोन लेते हो तो सेलफोन आपके इनवॉइस से निकलता है, और आपका सेलफोन गुम जाए तो आपको बोला जाता है कि आपके नाम का इनवॉइस लेके आना एफआईआर करने के लिए। बोलो हाँ है ना? तो इनवॉइसेस ये है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डिलीवरी दे दो, गुड्स भी ट्रांसफर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट किधर भी जाए ओनरशिप एक ही पर्सन के पास होती है। क्लियर है बच्चों सबको? बोलो हाँ है ना? नीचे कुरियर, शेयर्स, ये चीज को याद रखना, लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? हो गया सबका? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले कंटेंट के ऊपर। सो दोनों कंसेप्ट क्लियर है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल?
Everybody yes or no? नीचे mercantile agent. It means an agent having a customary course of business. As such an agent, an authority either to sell the goods or to consign the goods for purpose of sale, or to buy the goods or to raise the money on security of the goods. Example of such a kind of agent are auctioneer, factors, brokers, etc. Auction सुना है सबने? बोलो हाँ है ना? Auction क्या होता है? नीलामी, बोलो हाँ है ना? और ऑक्शन का न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर होता है। ऐसा हमने केस देखा था ना? क्या केस का नाम था? सब जन बोलो, हैरिस वर्सेस एन निकरसन। एक्शन का ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए क्या? एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? नहीं। एडवर्टीजमेंट पे कोई भी काम करता है तो उसको ऑफर बुला आता है या इन्विटेशन बुला आता है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना सबने। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। अब मर्केंटाइल एजेंट तुमको दिया है, पर मैं आपको एक्चुअली बोलूं तो एजेंसी वाला जो पूरा कंटेंट है वो सीए फाउंडेशन पे नहीं, सीए इंटर लेवल पे आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो एरिया है, गारंटी, इंडेमनिटी, प्लेज, एजेंसी और बेलमेंट, ये 5 चीजें तुमको सीए इंटर पे आएगी। तो यहां पे उन्होंने मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन दिया है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिजेंबल करता है, तो इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना। एक एग्जांपल मैं सिंपली देता हूं। अब एक मूवी आता था, तुमने देखा होगा, तुम्हारे बर्थ का ओम जय जगदीश करके मूवी था, देखा है किसी ने? पर फालतू मूवी नहीं देखते, बिना हनी सिंह वाली तो मूवी पसंद ही नहीं आती हमको। बोलो हाँ है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये पेन दिख रहा है? लेट्स इमेजिन ये पेन सोने का है। सोने का है मतलब लेके सोने का नहीं है, ये पेन सोने का है, डायमंड स्टडेड, माणिक पाचू, हीरे मोती और ऊपर कोहिनूर हीरा है। दिख रहा है सबको? तो अच्छे एक्सप्रेशन तो दो, बोले ऐसे करो हाँ। अब दिख रहा है सबको? हाँ है ना? इंसान बाहर का सिर्फ फिजिक्स है, फीलिंग अंदर आती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो पेन, अच्छा सोचो जिंदगी में निकम्मो। सो बेसिकली ये पेन के ऊपर क्या लगाया है बोले एक बार? कोहिनूर हीरा। और ये पेन 450-500 साल पुराना है। सर उल्लू बना, उस वक्त पेन ही नहीं थे, तो टेक्निकलिटी में मत घुसो जिंदगी के अंदर। सो ये पेन मैंने ऑक्शन के लिए निकाला और मैंने बोला ये पेन को मेरे को बेचना है, पर मैं ऑक्शनियर नहीं था। मैंने सागा को पकड़ा, बोला पेन बिकवा के दे। सागा बोले ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सागा ये पेन मेरे बिहाफ पे बेच रहा है। सागा तुम जैसे लोगों में बीच में आया जो ऐसे पेन के काफ़ी शौकीन थे। तुम्हारे घर पे ऐसे विंटेज कलेक्शन, एंटिक कलेक्शंस, एंटिक विंटेज समझता है ना, पुरानी वस्तुएं जमा करने का तुमको बहुत शौक था, ठीक है? तुम्हारे ऐसे मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, बार्बलो पिकासो, एमएफ हुसैन, ये कौन है पता है ना? कौन है? काय के आर्टिस्ट है? पेंटिंग के पता है ना? चलो गुड। आपको पता है बार्बलो पिकासो पता है? पिकासो, ठीक है? उसने एक दिन क्या किया पता है? मतलब ये खतरनाक केस है, मेरे दिन सुन के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। बार्बलो पिकासो ने एक दिन ऐसे बड़ा कैनवास लिया, ऐसे ब्रश लिए, 2-3 कलर के ऐसे साइड में रखे, ऐसे आंखें बंद की और जहां रेगोटा मार सकता था रेगोटा मारी। सच्ची, जहां रेगोटा मार सकता था रेगोटा मारी। और एक ब्रश उठाया, जहां रेगोटा मारना था ऐसे मस्त मार दिए, फेंक दिया। तीसरा ऐसे उठाया, मस्त मारे, फेंक दिया। चौथा उठाया, फेंक दिया। ऐसे कुछ तो भी एट्रेंडम बना। वो पेंटिंग की कीमत $4.5 मिलियन थी। कैन यू इमेजिन? घर जाके ट्राई मत करना, अपने को 25 पैसे भी नहीं देगा कोई। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? ऐसा भी होता है इस दुनिया में, सच्ची बोल रहा हूं। वो नहीं का वो वेलकम मूवी में अनिल कपूर आर्टिस्ट बन रहा था, घोड़े के ऊपर गधा। बोलो हाँ है ना? तो अपन वैसे वाले आर्टिस्ट की जिंदगी के अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? तो अगर मैं सिंपली अगर आपको ऐसा बोलूं कि ये एंटिक कलेक्शन, हमने इसको सागा को बोला ऑक्शन कर दे। सागा है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पास एंटिक कलेक्शन थे, तुम बड़े शौकीन थे। सागा बोले ये लो, बोली लगाओ। हाँ लगाओ बोली। 2000 करोड़? थोड़ा इज्जत, मतलब थोड़ा इज्जत के बाहर अच्छा है, पर थोड़ा और भी इज्जत में होना। 2000 करोड़? हाँ 2 करोड़
रियलिस्टिक थोड़ा, 2 करोड़ अच्छा लगता है इसको, हाँ और 15 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख। बेटा ऑक्शन में बोली बढ़ती है कम, इसलिए तेरे को गर्लफ्रेंड नहीं मिलती जिंदगी के अंदर। समझा? तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने बोली लगाई और साग्या ने पेन बेच दिया। नाम बोलो, नाम भूल गए क्या? सौभ्या, ठीक है। सौभ्या ने बोली लगाई और साग्या ने सौरभ को पेन बेच दिया, ठीक है। अब साग्या तो मर्केंटाइल एजेंट था, ओनरशिप मेरी थी, ओनरशिप सौरभ को जा रही है, ओनरशिप टू ओनरशिप ट्रांसफर, साग्या विल बी जस्ट एजेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। नेक्स्ट आगे, ये होने का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब सर जमीन जायदाद जुमला प्रॉपर्टी, बोलो हाँ है ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा, तुम्हारे पास क्या है? हाँ मां मेरे पास भी है सालो। तो बेसिकली सवाल ये है यहां प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। प्रॉपर्टी का यहां मतलब जमीन जायदाद जुमला पैसा नहीं, प्रॉपर्टी का यहां मतलब होता है ओनरशिप। क्या बोले एक बात उसे? ओनरशिप। तो साइड में लिखो प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप। ठीक है। सो प्रॉपर्टी इट मींस जनरल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स and not merely special property. Note that general property in the goods is to be distinguished from a special property. It is quite possible that general property in a thing may be in one person and special property in the same thing may be in another. Example, when article is pledged, the general property in the thing may be transferred subject to special property continuing to remain with the another person. That is, pledgee who has a right to retain the goods pledge till payment of stipulated dues is a special property. सर मस्त पढ़ा तुमने पर घंटा कुछ समझ में नहीं आया। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अंक्या, अंक्या को, अंक्या कहां गया? हाँ है। अंक्या को चाहिए था लोन, तो अंक्या गया ICICI बैंक के पास। कौन से बैंक के पास? ICICI बैंक के पास। और अंक्या ICICI बैंक को बोले मेरे को पर्सनल लोन चाहिए। क्या चाहिए? ICICI बैंक बोले ठीक है दे देंगे, पर गिरवी क्या रखोगे? अंक्या बोले मेरे पास कुछ नहीं है। ICICI बैंक बोले फिर गर्लफ्रेंड का कुछ लेके आओ। तो अंक्या गर्लफ्रेंड का हीरो का हार लेके आया। हीरो का हार, ठीक है। और वो गर्लफ्रेंड का हीरो का हार उसने बैंक की तरफ गिरवी रखा, बदले में अंक्या ने 20 लाख रुपए लिए। इसे कहते हैं प्लेज। क्या कहते हैं? प्लेज। द वन हु प्लेजेस अंक्या इज कॉल्ड एज पॉनर। अच्छा सोचो जिंदगी में, अब वो वैसा ही नाम है, मैं क्या करूं जिंदगी में। बड़ी खुशी हुई नहीं? नालायक हो। और फिर जिसको प्लेज किया उसको कहते हैं पौनी। क्या कहते हैं? पौनी। समझ में आ रहा है सबको? अब ऐसे केस में हीरो का हार अंक्या का था, प्लेज किया है ICICI बैंक को। तो हीरो के हार में 2 प्रॉपर्टी थी। एक थी जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप, और दूसरी थी स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब स्पेशल ओनरशिप। तो याद रखना, जब भी आप कोई चीज प्लेज करते हो तो उसका पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। मतलब बच्चों जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है? अंक्या। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप की, ये मेरा है, ये जनरल ओनरशिप हो गई। लेकिन अगर अंक्या ने लोन को रीपे नहीं किया तो ICICI बैंक हीरो का हार बेच देगी? नहीं बेच देगी? मतलब उसके पास ओनरशिप जा सकती है, वो उसको बेच सकती है। ये कैसी ओनरशिप हुई? स्पेशल। ये किसके पास है?
आयच्या आयचे आहे बँड। मैं आ रहा हूँ जादू, मैं आ रहा हूँ। अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ है ना। तो मैं चाहूंगा एक बार इस सेंटेंस को वापस पढ़ के देखो और इसको लिख के रखना जिसको समझ में आया, पर समझ में आने के पहले लिखना मत सेंटेंस के। बुक नहीं है क्या? ठीक है, तब तक इसको लिख लो, बैडमिंटन। चलो डन। हो गया सबका? बोलो हाँ है ना। ओके, नीचे फिर उसके बाद में जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी दोनों का दोनों लिखा है, पढ़ लिया सबने कि ये पढ़ना बाकी है? ये पढ़ लेता हूं। The absolute ownership, usually personal property with the right of the complete domination over it, including incidental right of the possession, of the use and enjoyment, of the deposition or alienation. What is meant by alienation or disposition? Disposition मतलब जो ओनर है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है जैसे चाहिए वैसे। सिंपल सी बात है, पेन मेरा है, मैं चाहिए तोड़ू फोड़ू फेंक दूं, डिस्पोजल। एलियनेशन, मैं चाहूं इसको गिरवी रखूं, मैं चाहूं इसको मॉर्गेज रखूं, मैं चाहूं इसको किसी के पास पोजीशन में रखूं, चाहूं बेलमेंट में रखूं, मेरी मर्जी। डिस्पोजिशन मतलब यूजेज, डिस्पोजिशन मतलब यूजेज। एलियनेशन मतलब चार्ज, किसी चीज के अंदर चार्ज कर देना इसको। जैसे प्लेज कर दिया तो मैंने इसको चार्ज कर दिया, क्लियर है? इसके ऊपर चार्ज आ गया, कोई भी इसको मैंने इसको राइट के लिए यूज किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। स्पेशल प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी राइट और क्वालिफाइड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी सच एज इंटरेस्ट ऑफ द बेली, प्लेज, लॉफुल possessor, कंडीशनल वेंडी, प्रायर फुल पेमेंट और लीन होल्डर, सबॉर्डिनेट टू द एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल और जनरल प्रॉपर्टी, और क्या लिखवा दो उसे? ओनरशिप। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। मतलब इसका क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसका ओरिजिनल ओनरशिप नहीं है,
पर जिसके कुछ पेमेंट्स अटके हैं, जिसको राइट मिला है कोर्ट से, वो बंदा इसको कैसे भी यूज कर सकता है। लीन ऑन गुड्स सुना है? लीन ऑन गुड्स, लीन गुड्स के ऊपर का राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन कब आता है? जब पेमेंट नहीं देते तो राइट ऑफ लीन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज है कि अगर आपने टेलर मेड क्लोथ सिलवाए और आधा पैसा पहले दिया और बोला आधा पैसा मैं तब दूंगा जब बन जाएगा, और तुमने बन जाएगा तब आधा पैसा दिया ही नहीं, तो क्या वो आपको शेरवानी देगा? जोर से बोलो, देगा? नहीं। राइट ऑफ लीन कंसेप्ट समझ में आया? सेलर का राइट ऑफ लीन यूज हो सकता है, दैट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? स्पेशल। तो साइड में लिख कर रखो, राइट ऑफ लीन इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी सुना है? अब ये चीज को मैं थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? मेरे को मालूम है तुमको नहीं पता, बट फिर भी बोलो। हाँ, दिवालिया हो गया। ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैंने, मीनिंग बताओ मेरे को। अगर उसने कुछ लिया ना, उसको पे नहीं कर पाया तो इंसॉल्वेंट हो गया। पक्का? पक्का? श्योर? देख लो, सोच लो, लॉक कर दूं, फ्रीज कर दूं? चलो एक एग्जांपल लेते। तुमने वी स्मार्ट के अंदर लॉ के बैच के लिए मेरे यहां पे एडमिशन लिया, बोलो हाँ। तुमने एडमिशन लिया, बोले हम देखेंगे दर्शन सर को पढ़ाना जमता क्या। मैंने फीस रखी 1 करोड़ रुपए। कितनी? छोटी मोटी चीज नहीं, 1 करोड़ रुपए फीस। तुमने उसमें से बोले ठीक है हम 10 लाख अभी दे देंगे, सर को पढ़ाना नहीं आया तो हम नहीं देंगे। बोले ठीक है, तुमने 10 लाख दे दिए। और बाद में मैंने कतई बकवास पढ़ाया, आके यहां पे सोता था, ठीक है, बम लोगों को मारता था, दीवारों पे पटकता था, एक आधे को जला दिया। तुमने बचे हुए 90 लाख नहीं दिए, तो तुमने 90 लाख नहीं दिए, मतलब तुम इंसॉल्वेंट हो। अभी तो बोला तुमने पैसे नहीं दिए तो इंसॉल्वेंट होता है। ए नहीं चल, ऐसे खेलने वाले मैं नहीं खेलूंगा, मैं घर चल जाऊंगा। पहले तो खुद ही बोलते, बाद में खुद ही मना कर, मैं नहीं खेलने वाला। कोर्ट डिक्लेयर करता है, मतलब तुम्हारे पास पैसे है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लायबिलिटी इज मोर देन असेट, तो बंदा इंसॉल्वेंट होता है। पक्का? मुझे बताओ तुम्हारी असेट क्या है? कहां है? तो कौन सी असेट है तुम्हारी? सर मेरे कपड़े, इसको चिंदी के भाव में भी कोई नहीं खरीदता। असेट क्या है तुम्हारी? सर मेरा फोन, मोबाइल। सर मोबाइल प्रॉपर्टी, चश्मे का फ्रेम मेरा, कपड़े सर घड़ी प्रॉपर्टी। और तुम्हारी लाइबिलिटी? टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लास एक्सपेंसेस, ट्यूशन एक्सपेंसेस, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फी। तुम्हारी लाइबिलिटी तो तुम्हारे असेट से ज्यादा है, मतलब तुम सब ला 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 ला, कांग्रेचुलेशंस, आप सब इंसॉल्वेंट है। अबे हो ना, अभी तो बोला उसने लाइबिलिटी मोर देन असेट इज इंसॉल्वेंट, तो तुम अनइंसॉल्वेंट हो ना? हो ना? वो देखो तो रोने लग गया नहीं, उसने बोला रे टेंशन मत ले भाई। सो तुम सब इंसॉल्वेंट हो, बोलो हाँ है ना? नहीं क्यों? लाइबिलिटी मोर देन असेट, इंसॉल्वेंट। बोलो बोलो, हु इज इंसॉल्वेंट? सर जो भी बोल रहे हो तुम खारिज कर रहे हो जिंदगी में, क्या बोलेंगे अभी हैं? बोलो, हु इज इंसॉल्वेंट? जो लाइबिलिटी के पे नहीं कर पाता, तो तुम पे कर पाते हो क्या? तुम्हारे पास असेट नहीं है, बट क्या तुम तुम्हारी लाइबिलिटी पे कर पाते हो? टेलीफोन का बिल पे कर पाते हो? हाँ, क्योंकि पप्पा देते हैं। ट्यूशन फीस पप्पा, पेट्रोल एक पप्पा,
गर्लफ्रेंड का खर्चा वो भी पप्पा ही देते हैं ना। हाँ है ना, इनडायरेक्टली तो वही से आता है। बोलो हाँ है ना, ये सुनो। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये फायदा होता है कि जब ना ये फायदा होता है जब फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन मैं एक्चुअली कहाँ बताता हूँ। इट इज गिवन अंडर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जो ताजा ताजा नया नवेला कोरा करकरीत गरम गरम लॉ आया है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी का मीनिंग लिखा हुआ है। सीए फाइनल लेवल को इकोनॉमिक लॉ में आएगा तुमको ये, ठीक है, 10 मार्क के लिए कम से कम। इसके अंदर लिखा है व्हेन यूर लाई बिल्ली टी, बिल्ली ने टी लाई, व्हेन योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट, ये तो फिक्स है, प्लस यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज, अनेबल टू पे योर ड्यूज, तब आप होते हो इंसॉल्वेंट। इसमें से कोई एक ही हुआ तो आप इंसॉल्वेंट हो, ऐसा नहीं है, दोनों है तब आप इंसॉल्वेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक केस नंबर 1, लाइबिलिटी मोर देन असेट, यह कंडीशन तुमने कंप्लाई नहीं किया, मतलब तुम्हारी असेट तुम्हारी लाइबिलिटी से ज्यादा है, योर असेट इज मोर देन योर लाइबिलिटी। और अनेबल टू पे योर ड्यूज, ये भी तुमने कंप्लाई नहीं किया, मतलब यू आर एबल टू पे योर ड्यूज। बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या है, इंसॉल्वेंट है सॉल्वेंट है? क्या है बोले एक बार, समझ में आ रहा है? दूसरा केस नंबर 2, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट बट यू आर एबल टू पे योर ड्यूज। हो सकता है लाइबिलिटी असेट से ज्यादा हो, पर ड्यूज तो पे कर सकते हो ना। आपको बताओ, अगर आपने ये बोला ना कि लाइबिलिटी मोर देन असेट इज जस्ट इंसॉल्वेंसी और अनेबल टू पे योर ड्यूज आपने इग्नोर कर दिया, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि इंडिया में 15,30,000 कंपनीज रजिस्टर है, जिसमें से अभी सिर्फ इस कंडीशन पे अनेबल टू पे योर ड्यूज वाला कंडीशन निकाल दूं तो 10 लाख ऐसी कंपनी होगी जो इंसॉल्वेंट होगी। कोई भी कंपनी की असेट उसके लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं होती, हमेशा लाइबिलिटी असेट ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी बिजनेस करती है। लाइबिलिटी तो असेट से ज्यादा होना बनता है। आप जब बिजनेस करते हो, आप लोन उठा के रखते हो, आपको पता होता है आप फ्यूचर में पे करोगे। सभी स्टार्टअप्स आज के डेट में फुल्ली फाइनेंस होते हैं बाहर से, लाइबिलिटी मोर देन असेट्स, तो सभी स्टार्टअप इंसॉल्वेंट है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। तो अनेबल टू पे योर ड्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू आर स्टिल सॉल्वेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीसरा वाला केस नंबर 3, योर लाइबिलिटी इज नॉट मोर देन योर असेट, मतलब असेट इज मोर देन लाइबिलिटी बट यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज। यू आर अनेबल, आप पैसा पे नहीं कर सकते। पर अगर आपकी असेट आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा है और आप सिर्फ पैसा पे नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इंसॉल्वेंसी, दैट इज लिक्विडिटी क्रंच। कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, ये प्रॉब्लम है। दोस्त ने तुमको बोला कि भाई मेरे को पार्टी चाहिए, 2,000 रुपए की पार्टी अभी दे, मैरियट में लेके गया तुमको, तुमने उसको खाना खिलाया 5,000 रुपए का, वॉलेट निकाल के देखा कैश ही नहीं, कार्ड भी नहीं था, तो दोस्त को बोला भाई सुन ना, पार्टी तो दिया मैंने तेरे को, ठीक है, पर पैसे अभी पे कर दे, मैं तेरे को कल वापस करेगा। क्या इसका मतलब तू इंसॉल्वेंट हो? क्या तुम इंसॉल्वेंट हो? अनेबल टू पे योर ड्यूज हो बट असेट तो मोर देन लाइबिलिटी है, मतलब सिर्फ लिक्विडिटी क्रंच है। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच, बट दिस इज नॉट इंसॉल्वेंसी, दिस इज नॉट इंसॉल्वेंसी। ये सिर्फ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं खेल रहा है वो प्रॉब्लम है। कंपनी तो चल रही है, असेट तो लाइबिलिटी से ज्यादा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। दे स्टिल सॉल्वेंट। और चौथा वाला, व्हेन योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट एंड यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज, नाउ दिस इज अ क्लियर केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बोलो हाँ या ना। ये चीज को याद रखना चाहिए तो लिख के रखो, गो राइट फास्ट।
तो है सबका, बोलो ऐसा ना। सो आ जाओ इंसॉल्वेंसी पे। अच्छा, एक और चीज, कतई धर्म संकट है ये। सवाल, इंसॉल्वेंट पर्सन एबल टू कॉन्ट्रैक्ट और अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट? एबल या अनेबल? जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है मेरे साथ, मैंने कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन हुआ डिस्क्वालिफाइड में कहीं इंसॉल्वेंट लिखा था क्या? कहीं नहीं लिखा। तो मतलब मैंने गलती की, मैं भूल गया हूं, या वो सच में अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, या वो एबल टू कॉन्ट्रैक्ट है? एक दो लोग मेरे को पूछने भी आए थे, मैंने उनको बताया पर्सनली। कितने लोगों को लगता है ही इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट? कोई एक साइड लेनी है आपको, कंफ्यूज रह के नहीं चलेगा, किसी एक जगह पे हाथ रेस करना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है ही इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट? बाकी लोगों को कुछ लगता नहीं है क्या? ओके, एबल वाले क्यों एबल? पता है ये मिथ है, सीए फाउंडेशन के ऊपर ये चीज ऐसी प्रीच की जाती है कि बच्चे फाइनल तक के आके बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, इंसॉल्वेंट पर्सन इज ऑलवेज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑलवेज। और थोड़ा सा लॉजिकली सोचो मेरे बच्चों, अगर आपने एक इंसॉल्वेंट पर्सन को अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया तो जिंदगी में कभी सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा। वही मैं बोल रहा हूं, जिंदगी भर कभी सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा। तुम चाहते क्या हो? जिंदगी भर भिखारी ही रहे या भिखमंगा ही रहे और वो कुछ ट्राई भी ना करे? मतलब उसको कुछ कमाना भी हो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसको जॉब भी लेना हो तो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तुमने तो उसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है इंसॉल्वेंट पर्सन इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कहीं नहीं। ये हमारे दिमाग का एक्स्ट्रा उपजाऊनेस है कि हम बेचारे को उसको भी घसीट लेते हैं। हो गई गलती, नहीं था पैसा, क्या इसकी वजह से वो जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट ना करे और खाए पिए क्या? उस हिसाब से तो आप आज इंसॉल्वेंट हो, मतलब तुम लाइफ टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इंस्टीट्यूट के सभी रजिस्ट्रेशंस वैलिड कि इनवैलिड? मतलब हमारे साथ भी किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, क्लास खत्म, टाटा। हाँ, तो इंसॉल्वेंट पर्सन इज ऑलवेज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम। याद रखना, भूलना मत, जलने के बाद भी, मरने के बाद भी, कब्र के अंदर भी। समझ में आया? कभी अगर मैं तुम्हारी कब्र पे आया, मैंने बोला ए उठे, इंसॉल्वेंट पर्सन है, बोलना सर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सो जाना, मिट्टी में डालेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। अगर जल गए और मैंने तुम्हारी राख से पूछा बता इंसॉल्वेंट पर्सन, राख से आवाज आनी चाहिए सर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? और कोई तरीका नहीं पता मेरे को, बस दो ही, ठीक, मरना दफन दो ही होते हैं ना, हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना, इंसॉल्वेंट पर्सन इज ऑलवेज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कभी ऐसा लगे कि अनेबल है, खुद से सवाल पूछना, मैं इंसॉल्वेंट हो गया और मेरे को अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? पर्सनल फीलिंग आएगा तो ऑटोमेटिक सही आएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ है ना? मैं दूसरी बात बोल रहा हूं सर, पहली तो बोलो। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, इसलिए मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है कि भाई इंसॉल्वेंट पर्सन का सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या स्टेटस रहेगा? अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन सीज्ड टू पे हिज डेट्स, seized to pay, unable to pay his debts in ordinary course of business, cannot pay his debts as become due,
वेदर ही हैज कमिटेड एनी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। पर ये इनकम्प्लीट है, यहां सिर्फ उन्होंने इनएबिलिटी बोली गई है, साथ में लिखना पड़ेगा व्हेन ही लाई बिल्ली टी इज मोर देन हीज अशेट, प्लस करके लिख लो। और वहां साइड में लिख के रहना इंसॉल्वेंट पर्सन ऑलवेज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपल्सरी लिखो इंसॉल्वेंट पर्सन ऑलवेज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। चाहिए तो आज घर से 50 बार लिख के लाओ। लिखोगे? बोलो हाँ है ना? पक्का लिखोगे? नहीं लिखोगे? ओके। इसके बाद अगर फिर कभी मैंने बोला इंसॉल्वेंट पर्सन इज, ऐसा तुमने हर बार बोलना है। अगर तुम कभी गलती से चूक गए उस दिन 50 बार। ऐसा मैं इंटर पे करता हूं, उनका एक 200 पेजेस का रजिस्टर तो 50 बार लिखने में ही खत्म हो जाता है, अलग अलग चीजें। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक्चुअल सेल कर रहे हैं या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, एक तो ट्रांसफर करेगा नहीं तो एग्री करेगा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब जरूरी है क्या प्राइस अच्छी ही होनी चाहिए? प्राइस नॉर्मल भी हो सकती है, प्राइस हायर भी हो सकती है, प्राइस डिस्काउंटेड भी हो सकती है। बोलो हाँ है ना? स्कोप, इट इज वाइडर टर्म देन सेल, इट इंक्लूड्स प्रॉपर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो, इट कैन बी एब्सोल्यूट और क्या बोले एक बार से कंडीशनल। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कंडीशनल। क्लियर है? नाउ अब जरा ध्यान देना, इट इज वाइडर टर्म देन सेल। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो इसके अंदर दो चीजें आएगी, एक सेल राइट नाउ और एक फुटूरे। यस और नो? अगर सेल राइट नाउ है तो उसको सेल बोला जाएगा, प्रॉपर सेल। बोलो हाँ है ना? और फ्यूचर सेल है तो एग्रीमेंट टू सेल। मतलब अगर मैं बोलूं कि सेल अगर मैं डिफाइन करूं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट हुआ ना। बोलो हाँ है ना? मतलब सेल तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट हुआ ना अपना। बोलो यस और नो? इससे उन्होंने क्या लिखा है? इट इज वाइडर टर्म देन सेल। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ वाइडर टर्म देन सेल, इट इंक्लूड्स प्रॉपर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो, इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन कि एक हाथ दो एक हाथ लो, और इसमें कंडीशन भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू फ्यू थिंग्स। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये छोटे सा डायग्राम को ड्रॉ करके रखना। गो फॉर इट फर्स्ट। चारो डन? सांगा हो? एवरीबॉडी हो गया पक्का? नीचे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बहुत सिंपल है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए क्या क्या चाहिए भैया? दो पार्टीज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आदमी खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? एक जेब से निकाला दूसरे जेब में डाला, चलेगा क्या? नहीं। दो पार्टीज। सब्जेक्ट मैटर चाहिए जो क्या होना चाहिए? गुड्स। प्राइस चाहिए जो मनी पेड और प्रॉमिस्ड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब वहां लिख कर रखो ओनरशिप चाहिए, ठीक है। एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट एंड कैसा होना चाहिए? कंडीशनल। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ये मेन टाइप याद रखना। एक बार वापस से, कितने पार्टीज? दो। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स। प्राइस मनी के फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ट्रांसफर होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट का टाइप कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। क्लियर है? नीचे फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देयर आर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। इमीडिएट मतलब कौन से सेल में यह होता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स? एक्चुअल मतलब कैश सेल में। बोलो हाँ है ना? सो एक्चुअल और कैश सेल। और यहां वर्ड यूज किया है मे मतलब हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता। दूसरा, देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट फ्यूचर डेट। ऐसी कोई चीज जिसमें प्राइस पहले पे की हो, डिलीवरी बाद में मिल रहा हो। कार परचेस, आप बिलिंग पहले कर लेते हो ना, डिलीवरी तो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन लगा के आती है। बोलो हाँ है ना। सो कार परचेस नॉर्मली कार परचेस में होता है, व्हीकल परचेस में होता है। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स and the immediate payment of price, that is again cash sale. Next, it may be agreed that delivery or the payment both are to be made in installment. Delivery भी installment में, payment भी installment में, ऐसा कुछ। हायर परचेस के अंदर गुड्स थोड़ी इंस्टॉलमेंट में आते हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस पता है? नेटफ्लिक्स, आप हर मंथ में पे करते हो, हर मंथ में कंटेंट आता है। बोलो हाँ है ना। जितना पे करोगे उस महीने का कंटेंट, जितना पे करोगे उस महीने का कंटेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सुनो। नेक्स्ट वाला, इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और द पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। डिलीवरी भी फ्यूचर में, पेमेंट भी फ्यूचर में। टेलर मेड क्लोथ्स, भैया अभी थोड़ा सा पेमेंट किया बट पूरा पेमेंट फ्यूचर में, डिलीवरी भी फ्यूचर में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। ऊपर ठीक है, फाइन। नीचे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, जरा सा ध्यान देना। लंबा चौड़ा डिफरेंस है, एक एक चीज को मार्क करना। ठीक है, दिया हुआ है सो कॉन्सेंट्रेट बड़े अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है इन सबको? बोलो हाँ है ना। इन्वर्टर लग गया लगता तुम्हारे, मुंडी उंडी जट को, स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करना। बैटरी चार्ज रखो थोड़ी सी। लेट्स गो। सर अभी 1:15 बजे के बाद में ध्यान ही नहीं लगता सर, उसकी याद आती रहती है। आगे, सो सेल, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सेल। सो यहां मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, दैट इज सेल। Where under contract of sale the transfer of property in the goods is take place at some future time, at some future time, तो उसे हम क्या कहेंगे? contract of sale, that is agreement to sell। नीचे passing of risk, मुझे बताओ रिस्क कब पास होती है? सेल में, सेल में रिस्क कब पास होगी? ओनरशिप जब पास, पर ओनरशिप कब पास होती है? जब सेल होता है ना। वाह वाह। सेल में रिस्क कब पास होती है? जब ओनरशिप पास होती है। ओनरशिप कब पास होती है? जब सेल होता है। वाह। और सेल कब होता है? जब ओनरशिप। मेरे यहां लिखा है नहीं निकम्मो। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर एंड अलोंग देयर विद द, क्या बोले बाजू से, रिस्क। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर होगा, रिस्क भी ट्रांसफर होगा। सेल में मतलब एक ही समय पे the property in the goods does not pass to buyer, the risk also does not pass to him। agreement to sell में टेलर मेड क्लोथ्स का ऑर्डर दिया, क्लोथ्स कुछ बने ही नहीं है, उसने सिर्फ कपड़ा निकाल के रखा क्लोथ्स बनाने के लिए, दुकान जल गया, तो लॉस बायर का है या सेलर का है? बायर का। शेरवानी सिलवा के देखो, पता चलेगा जिंदगी में। आगे, सो यहां हम लिख सकते हैं ऐसा कि भाई समझ में आ रहा है? जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होते, यहां लॉस ऑफ बायर हो जाएगा इमीडिएट ट्रांसफर पे। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, कौन सा क्यूटेड है? सेल एग्जीक्यूटेड है या एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड है? सेल एग्जीक्यूटेड है। सो सेल इज एग्जीक्यूटेड। कौन सा कुटरी है? एग्जीक्यूटरी कौन सा है? सो दिस इज एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट, लाइबिलिटी इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो लाइबिलिटी किसका होता है? बायर। ऊपर लिखा ना हमने, यहां लाइबिलिटी किसका होता है? सेलर। नेक्स्ट, रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच। रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच, ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो सेल में क्या रेमेडी होता है?
द सेलर कैन स्यू द बायर, सेलर बायर के ऊपर सू नहीं, केस कर सकता है। सेलर कैन स्यू द बायर, क्लियर है? फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज द पैसेज ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इन टू द बायर, बिकॉज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए आप क्या कर सकते हो? केस बोलते हो उसको, निकम्मो, सू नहीं कर सकते हो। आगे, रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच बाय सेलर, सेलर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सेलर पहले बायर ने तोड़ा था, अभी अगर सेलर ने तोड़ा तो पहले सेलर सू कर रहा था, अभी कौन सू करेगा? केस बोलते हैं उसको। ब्रीच ऑफ द पार्ट सेलर गिव्स अ बायर अ डबल रेमेडी, अ सूट फॉर डैमेजेस एंड प्रॉपर्टी रेमेडी, मतलब ओनरशिप वाला रेमेडी, कि आप ओनरशिप रिकवर करो। लेकिन दूसरे एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बीइंग स्टिल द ओनर ऑफ द गुड्स may dispose them as he likes and the buyer's remedy would be to file a suit for damages only, क्योंकि अभी तक गुड्स बने ही नहीं है। मतलब अगर मैंने टेलर मेड क्लोथ बनाने के लिए दिए और फिर सेलर बोले मेरे से नहीं बन सकते सर, तो मैं पैसे वापस ले सकता हूं, उससे ज्यादा क्या करूंगा? शादी का खर्चा थोड़ी ना लूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर। नो, उसके बाद आता है सेल और हायर परचेस। झेलने की ताकत है? पक्का है? व्हाट इज हायर परचेस? सर लोअर परचेस, हायर परचेस, मिडिल परचेस भी होगा, फिर मिडिल हायर परचेस भी होगा। गुड्स जब इंस्टॉलमेंट में परचेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हायर परचेस। बोलो हाँ है ना? जैसे एग्जांपल, मोबाइल फोन ऑन ईएमआई, बाइक ऑन ईएमआई, घर ऑन ईएमआई। बोलो हाँ है ना? सो आ जाओ। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। वेयर कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन which together added resembles the sale price of the goods, जो सब इंस्टॉलमेंट ऐड कर दिए तो सेल प्राइस बन जाएगा गुड्स का, एंड पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द गुड्स पासेस टू देयर हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी तब तक बैंक गाड़ी लेके जा सकती है, नहीं लेके जा सकती है? समझो तुमने गाड़ी गिरवी ली, ठीक है, इंस्टॉलमेंट लास्ट वाला पे नहीं किया, बैंक आएगा गाड़ी लेके। समझ में आया सबको? हाँ है ना? जब्ती। पोजीशन ऑफ बायर, द पोजीशन ऑफ बायर इज दैट ही इज ओनर ऑफ गुड्स, द पोजीशन ऑफ हायरर इज दैट ऑफ बेली। बेली मतलब बेल और बेली, व्हेन बाइलर बाइल्स द गुड्स टू बाइली इज कॉल्ड बाइलमेंट। ठीक है? आप बैंक के पास गहने रखते हो, गहने, बैंक के पास गहने लॉकर में रखते हो ना, लॉकर में, लॉकर पता है ना, लॉकर जिसमें चाबी रहती है, तो बैंक में आप लॉकर में गहने रखते हो, तो तुम हो गए बाइलर और बैंक क्या हो गया? बोलो बाइले। तो जब आप गाड़ी खरीदते हो इंस्टॉलमेंट पे तो आपके पास ओनरशिप होता है या सिर्फ पोजीशन होता है? तो ऐसे केस में आप क्या हो गए? बेली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जैसे बैंक के पास लॉकर में सिर्फ पोजीशन था, ओनरशिप नहीं था, वैसे भी गाड़ी का पोजीशन तो सिर्फ आपके पास है, ओनरशिप नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या हो गए? बेली। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं, बाउंड टू पे द प्राइस फॉर गुड्स। द हायरर इफ ही सो लाइक टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स। मैंने रोल्स रॉयस ली, रोल्स रॉयस पता है इंडिया में 4 करोड़ की कार आती है। मैं बोला मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, पहला इंस्टॉलमेंट बोलो। सर बोले तुम पहला 1 लाख रुपए भर दोगे तो भी हो जाएगा। मैं गया 1 लाख भर दिया, रोल्स रॉयस निकाली बाहर, 1 महीना फुल घुमाई इधर उधर। बाद में बोला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेके जाओ। तो टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेस में कभी भी कर सकता हूं। जैसे तुमने बाइक खरीदी, बम घुमाई, ठीक है, बाइक खरीदी, बम घुमाई इधर उधर, और बाद में तुमको लगा कोई मजा नहीं है, दे दिया। ऐसा लोग करते हैं, ऐसा लोग करते हैं। जब वो ऑफर निकलती है ना, 0 डाउन पेमेंट के ऊपर बाइक उठा के लेके जाओ,
आती है ना ऐसी ऑफर, 0 डाउन पेमेंट, प्रोसेसिंग फीस 700 रुपए, EMI शुरू होगी 1 महीने बाद। अगर तुम किसी सिटी में जा रहे हो जहां तुम 1 ही महीना रहने वाले हो, जाने का बोलना बाइक दो, 0 डाउन पेमेंट के ऊपर 700 रुपए प्रोसेसिंग फीस में बाइक मिलेगी, पूरे महीने घुमाने का इधर उधर, बम पीछे बिठा बिठा के, ठीक है। 1 महीने के बाद बोलने का पसंद नहीं आई लेके जाओ, तो 700 रुपए के भाड़े में बाइक मिल गई ना महीना भर के लिए। अरे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सोचा करो जिंदगी के अंदर थोड़ा, ठीक है। लेट्स गो, नाम मेरा सिर्फ मत लेना कि सर ने बताया करके। आगे, रिस्क ऑफ सेलर, द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर के रिस्क है। द ओनर टेक्स नो सच अ रिस्क, फॉर इट द हायरर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। पासिंग ऑफ टाइटल, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम। बायर कैन पास का एक बार गुड टाइटल, मतलब पूरा ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। हायर परचेस में ओनरशिप ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, कैनॉट पास द टाइटल। लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स इज नॉट लेवेबल अंटिल इवेंचुअली राइपन्स विद द सेल। आप जीएसटी तब तक नहीं लगा सकते जब तक पूरे बाइक के इंस्टॉलमेंट खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बाइक ले ली, 2 इंस्टॉलमेंट भरे, बाइक वापस चली गई, तो सेल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं ना, जीएसटी किस बात का? क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस सर नो। ये डिफरेंस है काय में, सेल और हायर परचेज। क्लियर है? इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, चेहरे देख के पढ़ाऊ छोड़ दो सर, ठीक है। आज के लिए इतना काफी कर। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। 3 टाइम वाला होमवर्क जिनको बोला था उन्होंने सबने करके लाना। आपको लग रहा होगा मेरे को चेहरे याद नहीं रहते, तो कल पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो आज के लिए काफी कर। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।